ठीक है चल, सर। ठीक है। कल हम लोगों ने किया सेक्शन 197, जिसमें ये बोला था हम यस लोगों ने सर। कि मैनेजरियल रेमुनरेशन जब हम देते हैं तो टोटल मैनेजरियल हम्म। रेमुनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता बिना स्पेशल यस रेजोल्यूशन सर। के। तो नेट यस प्रॉफिट सर। जनरल वर्डिंग में जब हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट क्या होता हम्म। है? जब भी हम कहते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, तो वो क्या होता है? तो प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, नहीं मतलब नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट, सॉरी, वो नेट प्रॉफिट इनकम जब माइनस सुनो ना, एक्सपेंसेस। जब आपको बोलेंगे किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, तो आप इनकम माइनस एक्सपेंस करते हो कि नीचे जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखती हो कि सब कुछ करने के बाद टैक्स इसके? देखती हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखती हूँ। ठीक है। तो नॉर्मल केस में अगर मैं उस सेक्शन की डेफिनेशन को पढूं और ज़्यादा कुछ दिमाग हम्म। ना लगा के ये बोलूं कि वहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट का 11% लेना है, हम्म। तो मैं मेरे दिमाग में क्या हम्म। आएगा? पैट का 11% निकालना है, रेमुनरेशन। हम्म। तो हम लोगों ने क्या किया, हम्म। एक डमी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया फाइनेंशियल ईयर 2021 हम्म। का, और हम लोग फाइनेंशियल ईयर हम्म। 2021 का मैनेजरियल रेमुनरेशन डिसाइड कर रहे हैं। अब इस P&L हाँ के जी। अकाउंट से आप मुझे बताओ कि मैनेजरियल रेमुनरेशन मैक्सिमम कितना होगा, अगर हम नेट प्रॉफिट मीन्स पैट माने तो, जो नॉर्मल भाषा में हम्म। मानते हैं। हम्म। तो हम कितना रेमुनरेशन दे सकते हैं? एक कॉलम, एक रो इंसर्ट कर दो, उसमें लिख दो रेमुनरेशन। यहाँ कैरी लिख दो। कैरी फॉरवर्ड की पैट लॉस, की। कैरी फॉरवर्ड की लॉस के नीचे एक रो इंसर्ट कर दो। हम्म। अब यहाँ पे लिखो रेमुनरेशन एज पर पैट, एज पर पैट, जिसको हम बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट। 11% ऑफ 39,60,000। कितना हुआ ये? 4,35,600। ठीक है। सो इस, अगर हम सिंपल पार्लेंस में बोले तो 4,35,600 मैक्सिमम रेमुनरेशन कंपनी पे कर सकती थी। इसके ब्रैकेट में 11% लिख दो। हम्म। राइट। लेकिन सेक्शन जब आपने पढ़ा 197, तो उसने बोला प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198। हाँ जी। राइट। तो अभी हम्म। ये जो हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि नेट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो रेमुनरेशन के लिए नहीं चलता है। तो इसका मतलब है कि सेक्शन 198 हमको बताता है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी सेक्शन राइट सर। 198 के सब सेक्शन 1 पे आ जाओ। हाँ जी। ठीक है। और 1 पे ये ये डिलीट, हटा ही दूंगी हाँ मैं, ये यहाँ से ये हटा। कट कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है। 1 पढ़ो चलो, अभी सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? In computing the net profits of a company in any financial year for the purpose of Section 197, credit shall be given for the sum specified in subsection 2, and credit shall not be given for those specified in subsection 3. अभी एक एक आराम से चलते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में चलते हैं। बोलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो भी सब हाँ। सेक्शन 2 में लिखा है उनका क्रेडिट हम्म। दिया जाएगा। क्रेडिट दिया जाएगा मतलब वो राइट। अलाउेबल है। यस सर। ठीक है। सो अब क्या करो, जो भी 2 में लिखा हुआ है उसको अपने P&L अकाउंट में ग्रीन कर दो कि मतलब ये अलाउड है, प्रॉफिट में ऐड होगा। तो सबसे पहली चीज क्या थी 2 में? Bounties and subsidies received from any government and if a constituted authorized in this behalf by any government unless an exception occurs. ठीक है। Bounties and अगर किसी को subsidies. सपोज महाराष्ट्र स्टेट में बिजनेस करने पे आपको कोई सब्सिडी मिलती है तो इनकम हुई बिजनेस की। तो ये बोल Right रहा है कि sir. जब आप मैनेजरियल रेमुनरेशन करोगे तो क्रेडिट शैल बी गिवन का मतलब है कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन में उसको लेना है। सो Right sir. सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट को आप ग्रीन कर दो। ठीक है। डिस्क्लेमर क्या दिया उसने? अनलेस गवर्नमेंट बोले कि आपको ये नहीं इंक्लूड करना है अपनी सब्सिडी देते हुए। क्यों? क्योंकि देखो जनरली कंपनी का बिजनेस जो है सेल परचेज ऑफ गुड्स है। सो प्रॉफिट जिसमें मैनेजरियल रेमुनरेशन, मैनेजरियल डायरेक्टर का पार्ट है, वो सेल परचेज में है ना। विंडफॉल गेन में उसका Right. क्या रोल है? कुछ सो भी नहीं। सो गवर्नमेंट बोलती है कि जो ऑर्डनरी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस चलाने के, रूटीन जो नॉर्मल प्रैक्टिस के एक्सपेंसेस हैं,
सिर्फ उनके बेस पे जो प्रॉफिट आता है उसका 11% देना है हमको। अगर आज Right, एक sir. कंपनी की 100 करोड़ की लॉटरी लग गई और कंपनी ने सिर्फ 1 रुपए की सेल किया और 1 रुपए का ही प्रॉफिट है, तो क्या उस 100 करोड़ की लॉटरी में से 11% रेमुनरेशन उसको दे देना चाहिए क्या? उसमें उस मैनेजरियल रेमुनरेशन ने क्या काम किया लॉटरी जीतने में? तो 198 का सबसे पहला क्रक्स ये है कि वो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हर टाइप की इनकम होती है, हर टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो नहीं हो, रेकरिंग हो नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो नहीं हो, रूटीन हो नहीं हो, सब टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं अपने प्रॉफिट एंड Right, लॉस sir. अकाउंट में। सो Right, 198 right. क्या करता है, जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट है, Mm-hmm. एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस है, उनको डिलीट करता है। Mm-hmm. और जो चीज़ अलाउेबल है वो उन्होंने बोला कि आप ये, अगर आपको इस टाइप की इनकम हुई है या इस टाइप का एक्सपेंडिचर है वो आपको मिलेगा। तो 2 में सबसे पहले उसने क्या बोला कि जो हमने 2 में लिखी हुई टर्म्स हैं उनका क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब आपकी मैनेजरियल रेमुनरेशन की कैलकुलेशन में यू कैन इंक्लूड दोज इनकम इज पार्ट ऑफ योर इनकम। तो Right. ऑटोमेटिकली जब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होगा तो उतना ही अमाउंट से प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। तो अगर आपको सब्सिडी Right. मिली गवर्नमेंट से 4 लाख रुपए तो की, वो इंक्लूड हो गए। तो आपकी जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें ये 4 लाख रुपए इंक्लूड हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। राइट सर, राइट ये सर। तो ये पहला थोड़ा सा डार्क दिख नहीं रहा है, मैं सब्सिडी बोल्ड करो या तो फिर कि दिखे अलग से, क्योंकि हम बाद में ग्रीन और रेड को एनालाइज करेंगे फिर से। बोल्ड कर दो, ये ठीक है। ये पहली चीज़ थी, उसने बोला गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी प्राप्त होती है तो रेमुनरेशन की कैलकुलेशन में उसका क्रेडिट इनकम में दिया जाएगा, दे देते हैं, अच्छी यस सर। बात है। अब आगे हाँ जाओ जी। हाँ। सेक्शन पे, हम सेक्शन को एनालाइज करेंगे, P&L में देखेंगे वो क्या आ रहा है और उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे। In making the अच्छा ठीक है, making the computation of aforesaid credit shall not be given to for the हम्म। following sums, namely profits by way of अब premium 3 on में जो भी shares or आइटम लिखी debentures हुई of है, the company। 3 में जिस टाइप की भी हाँ, इनकम लिखी हुई है वो रेड कर। रेड करो। रीजन बीइंग दैट ये सारी इनकम ऑर्डिनरी इनकम नहीं होंगी, बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं होंगी। नहीं होंगी और इन्हें हम नहीं जोड़ सकते हाँ, क्योंकि ये वन नेट ऑफ प्रॉफिट आइटम होगी में इनकम। या बिजनेस से रिलेटेड नहीं हाँ, होगी, जिसका आपके नॉर्मल सेल परचेज ऑफ गुड सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं होगा। तो तो ये पहली हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। हाँ प्रॉफिट्स बाय वे हाँ ऑफ प्रीमियम ऑन हाँ। शेयर्स और हम्म। डिवेंचर्स। तो अगर आपने शेयर्स प्रीमियम पे बेचे और उसके कारण जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला फेस वैल्यू से ज़्यादा जो आपकी इनकम है, आप ये नहीं कह सकते कि वो इनकम, हाँ प्रीमियम ही हो सेल गया। प्रीमियम। सेल मतलब अच्छा यही है, हाँ आप जनरली हमारी कंपनी सेक्रेटरी की लैंग्वेज में आप जो अलॉटमेंट कर रहे हो प्रीमियम पे, सो शेयर हाँ। प्रीमियम पे अगर आपने कोई अमाउंट रेज किया है और आपके P&L में क्रेडिट साइड में इनकम में दिख रही है, वो आपको नहीं इंक्लूड करनी, इसके ऊपर आपको रेमुनरेशन नहीं देना। रीजन बोल सकते हो क्योंकि राइट इसका सर। सेल परचेज ऑफ गुड्स से कोई लेना देना है। नहीं तो मतलब दिस इज नॉट इन द रेगुलर नेचर। हाँ, आगे बोलो। सो कहाँ गया मतलब हाँ। फिर है प्रॉफिट ऑन सेल्स बाय द कंपनी ऑफ forfeited शेयर्स, अगेन दिस इज नॉट ऑफ अब रेगुलर यहीं पे तीन नेचर। चार चीजें देख लो, बाद में एक साथ ऐड कर दो। अच्छा ठीक है सर। फॉरफिटेड शेयर्स पे जो इनकम हुई है आपकी, फॉरफिटेड हाँ शेयर पे हाँ। इनकम कैसे होती है बताना। मतलब अगर फोरफिटेड शेयर्स, फिर बेसिकली क्या होता है कि फोरफिट तब होते हैं शेयर्स जैसे कि किसी किसी ने ने एक दो कॉल के रुपये पैसे तीन दे रुपए दिए। दिया, हाँ। हाँ, पूरे 10 रुपए नहीं दिए, अब जो वो बचे हैं, जो वो हम्म 2 रुपीज तो उस पर पेड है ना, पर हम्म वो शेयर तो आपने पूरा फोरफिट कर लिया 10 रुपए हम्म का। तो फिर हम्म। इसलिए जो वो 2 रुपए वो तो आपका प्रॉफिट ही हो गया ना, अगर हाँ, तो आप उसे ये अब ये बेचोगे। प्रॉफिट हमारी सेल परचेज से कोई लेना देना है, इसके लिए हमें एमडी को रेमुनरेट करना चाहिए क्या कि आपने हमारे नहीं फॉरफिट शेयर इशू कराए इसलिए हम आपको सैलरी देंगे इसके ऊपर? नहीं। नहीं 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 नहीं। हम्म। तो फिर प्रॉफिट्स ऑफ ए कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द अंडरटेकिंग और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग्स ऑफ द कंपनी और ऑफ एनी पार्ट देयरऑफ। आपने कोई कंपनी की अंडरटेकिंग बेच दी, कंपनी का कोई बिजनेस बेच दिया, तो उससे हाँ। आपको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से पैसा मिला, प्रॉफिट हुआ। आपकी कॉस्ट थी 80 लाख, आपने 1 करोड़ में बेच दिया, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये क्या नॉर्मल बिजनेस चलाने के एक्सपेंसेस हैं?
नहीं नहीं नहीं। सो आप आइडेंटिफाई करो कि क्रेडिट किन आइटम का नहीं दिया जा रहा है। इनकम में अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में अगर ये सब आइटम जुड़ी हुई हैं राइट। जो बिजनेस से चलाने से नहीं है, आपको स्ट्रेट अवे उसको काट देना है। काटने से क्या राइट होगा, सर। आपका नेट प्रॉफिट जो है जो वो उतना कम हो जाएगा, उनको उतना ही रेमुनरेशन कम मिलेगा, जो जस्टिफाइड भी है क्योंकि वो एबनॉर्मल गेम थे या वन टाइम गेम थे। राइट। आगे और सर, profit from the sale of any immovable property or fixed assets of a capital nature comprised in the undertaking or any of the undertakings of the company unless the business of the company consists whether wholly or partly of buying and selling any such property or अब assets. यहाँ पे इसने अनलेस ही हमारे लॉजिक को क्लियर कर रहा है कि अगर एक कंपनी फर्नीचर बिजनेस में और उसने फर्नीचर बेच के प्रॉफिट कमाया तो यही उसका बिजनेस था, सेल परचेज ऑफ गुड्स में फर्नीचर ही उसकी गुड्स थी। कोई रियल एस्टेट कंपनी है, फ्लैट बेचती है, इमूवेबल प्रॉपर्टियाँ, लेकिन वही उसका बिजनेस है, डीएलएफ है, वो फ्लैट ही बेचता है। तो फ्लैट से जो इनकम है वही उसका नॉर्मल सेल परचेज है। Right, sir. तो वो अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है तो आपका वो प्रॉफिट एक अलाउड है, लेकिन आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है, आप बेचते हो अगरबत्ती और फ्लैट बेचने की इनकम हुई तो आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं था। तो उसके लिए आप एमडी को रेमुनरेट नहीं कर सकते। Right, sir. फिर क्या कह रहे हैं? फिर है provided that where the amount for which any fixed asset sold exceeds the written down value thereof, credit shall not be given for so much of the excess as is not higher than the difference between the original cost of अब that fixed सुनो asset. ऐसे क्या करो, अब सुनो कैसे करो, ये चीज़ समझने में मुश्किल है। अब क्या करो, फिक्स रेट इज सोल्ड के आगे लिखो 50,000। यहाँ पे हाँ, 50,000 में बेची। एक्सीड रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू है 10,000 रुपये। हेलो हाँ। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, हेलो आ रही है, डोंट। हेलो हेलो। सर। अरे है ना आवाज़? ठीक है, चलो। क्रेडिट शेल बी गिवन फॉर सो मच एक्सेस। अब यहाँ पे एक्सेस के आगे लिखो 40,000। एक मिनट, कहाँ चला गया, वही खो गया। ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ये रहा, एक्सेस एक्सेस हाँ। एक्सेस पे लिखो 40,000 होगी ना, रिटर्न डाउन वैल्यू से ऊपर सेल की वैल्यू हाँ 40,000 50 है। माइनस 10। ठीक है, एज इज नॉट हायर देन द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 1 लाख। हम्म, हाँ जी सर, हाँ जी। लिखो ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख। और रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी लिखी थी हम लोगों ने, 10,000। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 90,000। लिखो डिफरेंस 90,000। डिफरेंस क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एंड रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 से ऊपर। ठीक है। हेलो। हाँ, एक मिनट। हेलो। हेलो 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 हाँ जी माइक। सर, हाँ जी, हेलो। आवाज़ आ रही है ना? यस सर, यस सर। चलो, अभी आपने लिखा हाँ ना, जी, हाँ देखो जी। अब सुनो, अभी आपने फिगर्स लिख दी। अब आपने एक 50,000 की एसेट बेची, 10,000 हाँ जी। रुपये की जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी, तो आपको 40,000 रुपीज़ रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा मिला। हाँ। रिटर्न डाउन वैल्यू थी जो बुक्स में दिख रही है। यस तो सर। तो अब हमें क्रेडिट कितना देना है यस इस सर। इस केस में? उसने बोला कि ये जो डिफरेंस है और जो ओरिजिनल कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू का डिफरेंस है, उतनी तक की अमाउंट का अगर डिफरेंस है तो आप हाँ। अलाउ करो, क्रेडिट दो उसका। राइट सर। तो इस केस में हमें क्रेडिट जो 40,000 रुपीज़ ठीक है है। वो 90,000 से कम है, हाँ जी। तो इसलिए 40,000 रुपीज़ उसको अलाउड हो जाएगा। ठीक है सर। रीज़न क्या है इसका? ठीक है। क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट ये सिर्फ डेप्रिशिएबल एंट्री थी। हम्म। हाँ, तो इसलिए वो इतना आपको अलाउड कर रहे हैं। तो इस सर केस मुझे में एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप पढ़ो ना एक बार शांति से क्या कह रहे हैं, टुकड़ों में बांट के फिगर्स के साथ।
प्रोवाइडेड विद द अमाउंट फॉर व्हिच एनी फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड 50,000 का बिका एक्सीड्स द रिटर्न उसकी डेप्रिसिएटेबल 10,000 है देयरऑफ क्रेडिट शैल बी फॉर सो मच ऑफ द एक्सेस नॉट हायर देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट। अच्छा ठीक है ठीक है सर। हाँ, अब यही अगर आपने 5 लाख की बेची होती, ठीक है सर। सेकंड केस में अगर 40,000 उसे कैसे खाता। सुनो ना, अब ये 5 लाख कर दो 50,000 की जगह। हाँ हेलो, ठीक है। हाँ जी सर अब कर आपका दिया। एक्सेस हो गया 4,90,000। तो 4,90,000। वहां पे आपके P&L के हाँ जी क्रेडिट में 4,90,000 रुपये दिख रहा होता था। हाँ जी और डिफरेंस जो है ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न डाउन वैल्यू का है वो 90,000 रुपीज़। ठीक है सर। तो आपको मैक्सिमम कितना उसकी P&L में से ऐड करने का था? सिर्फ 90,000 रखने का था, 4 लाख डिडक्ट कर लेने का था। 4 लाख अलाउड नहीं होता। राइट साइड में जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट यस दिख सर। रहा है, उसमें से 4 लाख रुपए हट जाता था, खाली 90,000 रुपीज़ पे उसको रेम्युनरेशन मिल जाता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं मिल रहा उसको। राइट सर। तो कहाँ भटकी हुई है? ठीक है सर। तेरे को नींद आ रही है क्या अभी? नहीं मैं कहीं नहीं भटकी हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रही है? टेबल में ऊपर नहीं जाना। नींद क्यों आएगी सर मुझे। तो टेबल में क्या कर रही है? सर हम्म। हेलो। हम्म। हेलो। हेलो। कहाँ चलेगी सर आवाज। है क्या अभी आवाज? हेलो, हाँ सर नमस्कार। आ गई आ गई। हाँ, चलो टेबल में क्या करिए, ऊपर आना हाँ अभी। सर आ गई आ गई। सेक्शन पे आओ। मैं ऊपर ही हूँ सर टेब अच्छा। ओके। हाँ तो ये तो हो गया ना हमारा तो अब नीचे मुझे लाल करना था ना मैंने लास्ट करा अभी था ए बी सी डी फोर हम चेंज। 3 ABCD सब करके फिर एक साथ लाल कर रहे थे ना, सब नहीं हुए अभी तक। अच्छा मैं भूल जाऊंगी सर। अच्छा, तो ये आप समझे ये क्यों रेड हो रहे हैं? हाँ सर। और सेल ऑफ एसेट में अब आप समझे क्या कितना है ये अमाउंट? यहाँ पे आएगा ना ये डी वैल्यू हाँ। ऊपर ऊपर हाँ प्रॉफिट सर। फ्रॉम सेल क्या ऑफ फोर एसेट। लैख 90,000 ये है ना। हम्म। हेलो। हाँ, हाँ सर फिर से आवाज चली गई। आवाज क्या है ना सर क्या बाबू, मैं बोल रहे सुन हो रहा फोर हूँ। हाँ, 90। अभी ये जो आपने मतलब नीचे आवाज आ रही है बट बीच में एक लाइन। हाँ हाँ, बताइए। अब आपने जो 2 लाख बताइए लिखा सर। वहां पर। हाँ हेलो, हाँ। अब वहां पे आपको उसको लिखना है ना, जब हाँ अपने सर बताइए। असेट में जो लिखा है आपने वहां नीचे टेबल में। विद द अमाउंट फॉर व्हिच एनी फिक्स इज सोल्ड क्या लिखा है मतलब। अब वो 2 लाख की फिगर कैसे आप ग्रीन कर रही हो या रेड कर रही हो? पूरी रेड कर रही हो? नहीं नहीं वहां पे ये लिखना पड़ेगा हम्म। ये प्रोवाइडेड वाला लिखना हाँ, तो पड़ेगा उसको ये। कैसे लिखेंगे, मैं लिखवाता हूँ आपको, देखो। प्राइस इन लिखे यहाँ से कुछ नहीं लिखना। मैं ये देख रही हूँ पापा सर मतलब क्या है कि अंडरटेकिंग वाला कहाँ चला ये रहा अंडरटेकिंग वाला। नहीं एक तो सर एक मतलब एक तो फोरफिटेड शेयर हो गया प्रीमियम शेयर्स हो गया लाइन फिर से एक बोलता हो हूँ, गया सुनो। एक शेयर इमूवेबल। प्रीमियम अकाउंट हो गया। अगर आपने शेयर प्रीमियम पे कोई पैसा मिला वो नहीं कवर होगा। फिर सेल ऑफ फॉरफिटेड हम्म। शेयर नहीं कवर होगा। हाँ फिर हाँ आपने कोई बिजनेस बेचा उसका नहीं कवर हाँ होगा, कैपिटल नेचर का। फिर आपने हाँ कोई हाँ हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी फिक्स एसेट बेची, वो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन हो जाएगा। वो कितना पोर्शन है? टू द एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV, उतनी अलाउड है। राइट राइट। तो ये यहाँ पे आएगा ना फिर ये तो ये सेल ऑफ एसेट में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट में, हाँ ब्रैकेट में, इसको जो दो हम्म लाख है इसको दो टुकड़ों में करो। 40,000, 1,60,000 रेड करो। और उसके नीचे 40,000 ग्रीन करो। और 40,000 के ब्रैकेट में लेफ्ट साइड पे लिखो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV, एनी अमाउंट लेस देन
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV, इतना अलाउड है। हम्म, इससे ऊपर अगर कुछ है वो ठीक नॉट है अलाउड है। ठीक है सर, समझ गई मैं बात आप। ठीक है, सेल ऑफ अंडरटेकिंग हो गया, हाँ। ये सब पॉइंट हो गए। तो हमारी इनकम साइड में हम्म, तो ये क्या है, ये अभी कहाँ से आ आएगा गया ना, अभी ये खत्म सब? थोड़ा हुआ, आगे है ना आगे। हाँ। हाँ, डोंट बी ओके रेस्टलेस। फिर से जो ये हो गया, फिर एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी रिजर्व्स इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेजरमेंट ऑफ द, हाँ यही तो है वो ये लेना है revaluation। कि नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप हाँ रिवैल्यूएशन इसको कर भी रहे नहीं हो लेना। बिजनेस का, लैंड की कीमत कल 5 लाख थी, आज हाँ 50 लाख हो गई है, तो ये जो 45 लाख हाँ आपने हाँ। बुक्स में एक्स्ट्रा दिखाया है, उससे MD को रेम्युनरेशन दे दिया आपने, और अगले साल लैंड की वैल्यू वापस गिर गई तो वो पैसा वापस कौन देगा? राइट सर, ये भी नहीं लेना है। तो ये भी नहीं आएगा। और एनी अमाउंट जो आपने कमाई नहीं है, अनरियलाइज गेन, हाँ वो तो नो, क्यों आएगी, और हाँ। रिवैल्यूएशन ऑफ सेल, वो सब नहीं आएगा। तो ये सब रेड हो गया। तो अभी तक आपने 2 और यस 3 सर। का देखा क्या? 2 में उसने बोला कौन सी इनकम इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। हाँ अब ये जो आपने इंटरेस्ट इनकम ऐड करके रखी थी ऊपर हाँ सेल के अलावा, वो आपको अलाउड हाँ। होगी? कौन सी सर? ये इंटरेस्ट? हाँ, ये दोनों हाँ अलाउड है ये ना तो आपको? अलाउड हो गई ना, फिर इसके तो बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है समझ गए ना। ना? हाँ तो जिन चीजों के बारे में मेंशन है, सिर्फ हाँ। उनको ही काटना है या जोड़ना है अनलेस उसके उस। प्रोहिबिटेड इट इज अलाउड। हाँ, तो इसका मतलब उसके अलावा किसी भी आइटम को आपको नहीं छेड़ना क्रेडिट साइड पे। राइट सर। राइट। अब लेफ्ट साइड की बातें करते राइट हैं। सर। 3 और 4 4 एंड 5 लेफ्ट साइड की आइटम्स के लिए वो क्या है? ऑल द यूजुअल वर्किंग चार्जेस, डायरेक्टर्स जो अलाउड है, मेकिंग अभी द जो अलाउड कंप्यूटेशन है अप्रोच उनको द ग्रीन फॉलोइंग कर दो। सम। हाँ, following sum shall be deducted: working charges, directors remuneration, bonus or commission paid or payable to any member of the company staff or to any engineer technician or persons। पहले 3 कर देती हूँ। हम्म। और रीजन भी बोल देना। डायरेक्टर्स remuneration ये allowed है ना, हम्म। ये this can be deducted ये खाली और 198 bonus or कैलकुलेशन के लिए अलाउड है। सेक्शन में लिखा हुआ है हाँ कि इसमें आपको डायरेक्टर रेमुनरेशन ऐड बैक करना है। हाँ वो तो उसमें लिखा हुआ ही है कि हाँ, प्रॉफिट में तो ये ऐड क्यों? बैक क्योंकि करना है। 198 का प्रॉफिट जो है वो CSR के लिए भी यूज होता है। तो ये कैलकुलेशन जो आप कर रही हो वो हम्म CSR की प्रॉफिट कैलकुलेट में भी लगेगी। राइट, पर क्योंकि डायरेक्टर्स का खुद का रेम्युनरेशन कैलकुलेट करने के लिए तो ऐड बैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो पहले से कैसे माइनस कर सकते हैं। बोल्ड कर दे, दिख नहीं ठीक रहा। है ओके, बोल भी कर देते हो सर, ऐसे क्या। ये अलाउड खर्चे हैं। ठीक है, बोनस और कमीशन पेड टू स्टाफ लिखो। ये अलाउड है। आगे और क्या अलाउड है? यूजुअल वर्किंग एक्सपेंसेस वो क्या होते हैं? वो तो ऑफिस हो गया, हाँ, तो जो भी है उसको ग्रीन करो। इलेक्ट्रिसिटी, सुनो रेंट, ना, जो भी यूजुअल है उसको ग्रीन करो ना। फ्यूल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सैलरी, वेजेस, ये भी हो गया usually। वो करके बोल्ड कर दो। ठीक है, ये अलाउड हो गए खर्चे। नीचे के खर्चों में और कोई है क्या राइट। यूजुअल वर्किंग वाला? नहीं ना। तो उसने क्या अलाउ किया आपको? देखो, अगर आपने यूजुअल बिजनेस जो सेल परचेज करने के लिए खर्चे लगते हैं वो अलाउड कर दिया। यस सर। डायरेक्टर रेमुनरेशन हाँ, और कोई बोनस और कमीशन दिया है वो अलाउड बोनस और किया। कमीशन। दैट मीन्स एनी टैक्स ये नोटिफाइड बाय खर्चे द आपको सेंट्रल। सेल ऑफ गुड्स में की वैल्यू में से माइनस करने हैं। हाँ मतलब बिकॉज ये यूजुअल है ना, ये तो हाँ। होगा ही माइनस, हम्म। वो वाली बात है। हम्म। एनी टैक्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज बीइंग इन द नेचर ऑफ अ टैक्स ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, हम्म। any tax on business profits imposed for special reasons or in special circumstances and हम्म। notified by the central government in this behalf, interest on debentures issued by the company, interest on mortgages executed by the company and on loans and तो तीनों advances टाइप के secured by इंटरेस्ट charge उसने अलाउ कर दिए। और टैक्स, दो हाँ, टाइप के, मतलब ये सब करने से क्या, ये 181। देखो अभी MD का इंटरेस्ट क्या रहेगा? MD का इंटरेस्ट रहेगा कम से कम खर्चे डेबिट हो। तो ये जो जितने भी अलाउड हो रहे हैं हाँ वो दुखी हो रहा होगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि क्या कहते हैं तभी तो उसे ज्यादा मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे जितने भी अलाउड हो रहे हैं उतना उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, उतना रेमुनरेशन उसका कम मिलेगा हाँ उसको। कम हो रहा है।
तो गवर्नमेंट ये हाँ सब तो खर्चे वो कम हो नॉर्मल जाएगा मान के कि ये तो आपको काटने ही हम्म पड़ेंगे, वो ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस काटूंगा बाकी सारा मेरा प्रॉफिट है। इधर तो फिर सब अपनी लिबर्टी से अपने हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट हम्म। करने लग जाएंगे ना, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो। और क्या खर्चे हैं जो अलाउड है? 181 वाला भी मैंने कर दिया, और एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स रह गए। रिपेयर, डोनेशन और डेप्रिसिएशन, तीनों चीजें। रिपेयर कहाँ चला गया? इंश्योरेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस कर दो अगर नहीं लिखा था। ठीक है, इंश्योरेंस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस कर दो उसको। तो ये गवर्नमेंट की नज़र में ये सारे खर्चे बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो ये 100% मस्ट होने ही चाहिए। सो आप इसमें लिबर्टी नहीं ले सकते कि ये जो इंटरेस्ट है वो तो सेल से इंटरेस्ट नहीं कंसर्न्ड है, तो हम इसको एक्सक्लूड कर दें। हम्म ठीक है। उसके बाद अब क्या बोला इसमें? The excess of expenditure over income which हम्म, had arisen in computing the net profits in accordance ये with बाद this की section. कैलकुलेशन है, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो वो भी आपको माइनस Hmm. करना है। That's ठीक है। considered bad and written off or adjusted कंपल्सरी during the आप year. एक एक छोड़ छोड़ के क्यों पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, छोड़ के कहाँ पड़ा हाँ, सर? ऊपर देख उसके नीचे कौन सा था। ये इंश्योरेंस वाला अब कर चुकी हूँ ना, इसलिए वो इंश्योरेंस के साथ आपने रिपेयर लिखवा दिया था ना, हम्म। इंश्योरेंस एंड रिपेयर करा दिया था हम्म। ना आपने, इसलिए और क्या? बस डेट्स भी कर दिया सर। अब वो है कि जो नहीं आया करने में डिडक्ट। जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा, जिनको देखने से वो खुश होगा। हाँ हाँ। हेलो सर, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हम्म। एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। चलो, अभी वो क्या एक्सपेंसेस है जो हम अपने P&L में डेबिट करके रखे हैं लेकिन वो ऐड बैक हो जाएंगे, क्या क्या है वो? Income tax and super tax payable by the company under the Income Tax हम्म। Act 1961 or any other tax on the income of the company not falling under clause D and E of subsection 4. Any compensation, damages or payments made voluntarily, that is to say मैं यही otherwise बोल रहा being हूँ, in आप कुछ virtue of मिस a करके liability. गए, देखो ना, एन के ऊपर एक आइटम मिस करके गए आप। N के ऊपर? हाँ, N फोर के? फोर एन के ऊपर एक आइटम थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, वो कहाँ है? लीगल So लाइबिलिटी, far as such कंपनसेशन, कंपनसेशन परसेंट टू लीगल लाइबिलिटी कहाँ लिखा आपने? एक मिनट सर। The excess of expenditure over income which had ये हो arisen गया, in उससे computing the अगला net profit. ये एल है। So far as excess has not been deducted in any. अच्छा एक मिनट सर, हाँ। Any compensation or damages to be paid in virtue of any legal liability, including a liability arising from a breach of contract. ये इधर कहाँ लिखा लिखा हुआ आपने? नहीं है। Compensation paid for स्टैट्यूटरी breach ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी। breach for breach of statutory contract. नहीं नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। राइट? हाँ सर। तो ये भी अगर आपने कुछ भी किया है तो ये भी आपको अलाउ अपने इनकम में से माइनस करना है इसको, टोटल रिवेन्यू में से। चलो, अभी क्या इनकम है, एक इनकम टैक्स आपको नहीं इंक्लूड करना हाँ, नेट प्रॉफिट में से, तो इसके बाद नेट प्रॉफिट में सुपर इनकम टैक्स टैक्स ऐड बैक कर दो। कोई वॉलंटरी कंपनसेशन अगर आपने पे किया उसको ऐड बैक कर दो। ठीक है, तो ये जो चीजें या अगर आपने जोड़ के damages. रखी हैं तो इनको रेड कर दो। Okay. ये हो गया वॉलंटरी डैमेजेस। हाँ, और क्या था? तो इनकम टैक्स
इनकम टैक्स से सुपर टैक्स भी है ना सर उसी वाले में? इनकम टैक्स, सुपर टैक्स। और क्या है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आपने कर दिया ना, वॉलेंट्री कंपनसेशन पे किया अगर, फिर कोई कैपिटल लॉस और डिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। लॉस, ये ना डिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं हो गया। अंडरटेकिंग को भी कर दो ऊपर, ठीक है। और नीचे कैरी फॉरवर्ड वाले को ग्रीन कर दो, अलाउड था ना, खर्चा जोड़ काटना ही था, ठीक है। ये हो गया अपना, हमने सेक्शन। क्या है लास्ट वाला, यानी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। अच्छा, कैरिंग अमाउंट है, हाँ ठीक है, ओके सर। अब देखो, अभी हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने कहा था कि अगर हम नेट प्रॉफिट लें, आराम से टेबल के एंड पे आओ, हाँ जी सर, टेबल के एंड पे, एंड पे हूँ सर। हाँ ठीक है, आराम से आराम से। हमने कहा था अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करते नेट प्रॉफिट और उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन निकालते तो 4,35,600 आ रहा था, लेकिन सेक्शन बोलता है कि रेम्यूनरेशन आपको 198 से निकालना है, और वो निकालते हुए आपको डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ऐड बैक करना है। यस सर। तो अब मैं आपको बोलूंगा, अब इसने क्या किया, सेक्शन 198 ने 4 कैटेगरी में आपके खर्चों को बांट दिया, 2 खर्च, 2 sir. इनकम वाले और 2 एक्सपेंडिचर वाले। जल्दी मत Right. करो ना, जल्दी नहीं करी सर, बोलो। हाँ, रुक जाना, कैलसी बंद करना, ये लो बंद कर दिया, लो हाँ, ठीक है। उसने क्या किया, इनकम को 2 टुकड़ों में बांटा, एक ऐसी इनकम जो ऐड की जाएगी और एक ऐसी इनकम जो ऐड नहीं की जाएगी। तो हमने क्या किया, जो ऐड की जाएगी उसको ग्रीन किया और जो नहीं की जाएगी उसको रेड किया, राइट। यस सर, राइट। और सेम लाइन से खर्चों में जो खर्चे हमें डिडक्ट करने हैं उनको हमने ग्रीन किया, हाँ, जो और नहीं जो करना उनको हमने रेड किया। अब इसके हिसाब से आप जरा वो मेरे को कैलकुलेट करके दो कि अब नेट प्रॉफिट एज पर 198 कितना आएगा। अभी ये 50 60 55 55 हम्म 55 ही हुआ ना सर, और बस। नीचे 40 और 55 के बाद 40 हाँ है ना, फिर ये हो गया 55 40 55 40 ये 55 इनकम लिख दो, 40 ही कहीं रह लिख दो, गया वो कहीं लिख दो, ये 55 40। और माइनस क्या करना है, 6 640 लाख 690 690 790 810 860 9 860 940 890 940 नहीं हुआ सर, ये 890 से 930 हुआ। रुकना, दोबारा जा, 930 के बाद दोबारा जा, 3 3 6 640 690 790 690 790 810 860 9 9 940 940 1390 940 9 और 5 14 9 और 5 14 1490 1490 और 1490 और 1590 और 1640 1640 1740 1790 1790 1890 1990 1990 और 50 20 40 40 ऊपर 30,000 मत छोड़, 20 40 और 30 20 70 20 70 20 70 और 21 1 70 21 70 और नीचे 40,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड। हाँ, 21 22 70 और 40 22 10 22 10 माइनस तो करो, माइनस 22 10, ठीक है।
कितना है 3330। 3330 अब ये लिखो 3330 और 3960 के आगे, तो इसके लिखो ब्रैकेट में 198। अब ये 198 नहीं हुआ, इसमें प्लस करो। अब यही गड़बड़ होती है, यहाँ पे प्लस करो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, क्योंकि सेक्शन मतलब डायरेक्टर्स 197 में लिखा है रेम्यूनरेशन। कि जो प्रॉफिट आएगा हाँ, उसमें डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को नहीं इंक्लूड करना। 197 में लिखा है। 5,50,000। कितना हुआ? 34 by 36%, 38, 3850 और 30, 3880। 3880, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, लिख दो 3880। और अब इसका 11% निकाल दो। फोर लाख 26,800। अब यही जब हमको कैलकुलेशन सुनो सीएसआर के लिए करनी पड़ती, तो याद है उसमें क्या लिखा तो हुआ था? हाँ, ये सुनो, प्रॉफिट एज पर वो 198, जो कि हाँ 33,30,000 आ रहा था, उसमें से ओवरसीज डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड मिला है वो माइनस करो, हाँ और कोई फॉरेन की इनकम है वो माइनस करो। तो ये दोनों हमारे केस में नहीं है, तो सीएसआर के लिए 198 का प्रॉफिट कितना होता? 3330 क्योंकि उसमें 550 को हमें ऐड बैक नहीं करना था। 550 ऐड सिर्फ बैक और नहीं सिर्फ करना। 197 सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि वाइल कैलकुलेटिंग यू हैव टू ऐड बैक डायरेक्टर नहीं रेम्यूनरेशन। लॉजिकल भी है ना सर। हम्म हाउ कैन यू कैलकुलेट अ कैप विदाउट, हम्म। मतलब अगर आप वही कंपोनेंट नहीं, उससे माइनस तो कर उसका ही दोगे। रेम्यूनरेशन कम हो जाएगा ना अगर इंक्लूड किया तो। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप ये 198 का कंसेप्ट समझे क्या? अगर समरी यस में आप मुझे बोलो कि वो क्या कह रहा है, 198 क्या करना है और क्या नहीं, इंडिविजुअल आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकम साइड में क्या जोड़ना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, किस टाइप की चीजें जो है उसने बोली हुई है। सर, इनकम साइड में जो नॉर्मल चीजें हैं वो वो से सब लेनी है, आएंगी। जैसे कि सेल्स हो गया। हाँ, हाँ, और जो भी वन टाइम टाइप के गेन्स हैं, जैसे सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ अंडरटेकिंग, वो वो उसमें भी जो कि हटा देना, वो स्पेसिफाइड है, नहीं हमें काउंट। हर कोई नहीं। जितना उसने हेलो स्पेसिफाई किया है, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही फिर। जितना उन्होंने सर आवाज नहीं आ रही। स्पेसिफाई, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जितना उन्होंने स्पेसिफाई किया है उतना ही। राइट सर। और खर्चे में यूजुअल वर्किंग चार्ज अलाउड है, प्लस जो जो चीजें उन्होंने अलाउ करी है वो सब अलाउ करनी है, बाकी सब माइनस करनी है। यस सर। तो ये करने के बाद हमारा 198 का प्रॉफिट आएगा, और ये हर बार हर साल कैलकुलेट होगा ही। सीएसआर के लिए होगा, आपके 197 के लिए होगा, और कहीं पे भी लिखा है तो वहां हाँ पे भी जी। यूज होगा। यस सर। ठीक है, करें इसको कंक्लूड। यस सर। तो 196 अपॉइंटमेंट, 197 रेम्यूनरेशन, और वो रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट कैसे 190, कैलकुलेट करते हैं वो 198 है। 198। और कल हम करेंगे शेड्यूल 5। यस सर, ओके, हमारा ये रैप अप हो जाएगा। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर।